हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर आपको। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य या जो भी फैक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती है, इन सभी को आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो जो ये आपका टॉपिक है, आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इसके ऊपर 1 से 2 वीडियोस के अंदर मैं इनको कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है। तो लगभग 1-2 वीडियो के समथिंग में या 2 या 3 वीडियो में इसको मैं कवर कर लूंगा और आपको पूरे के पूरे जितने भी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, हर एक चीज को विद डिटेल के साथ में, हर एक चीज को अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझा भी पाऊं। ठीक है, तो दोस्तों आइए करते हैं स्टार्ट अपने आज की इस क्लास को। जो भी बच्चे, जो भी दोस्त मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डेडिकेट होकर आपके लिए काम करते रहें और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ती रहे और आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। तो सभी बच्चे पूरे ध्यान के साथ में, पूरा मन लगा के अच्छी तरीके से क्लास को करेंगे और पूरा फोकस करके अच्छी तरीके से हर एक चीज को पकड़ेंगे, मेरे हर एक शब्द को अच्छी तरीके से सुनेंगे। जो भी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा, आप देखना जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जाम में चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी आपका पेपर हो, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। और ये बायो रिजर्व जो है आपके, और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव, इन सभी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं कि भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, कितने आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है। हर एक चीज को आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हर एक चीज को हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो आइए करते हैं स्टार्ट, और याद रखें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात, बच्चों को आज तक यही चीजें क्लियर नहीं है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और अभ्यारण्य क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आज आप आज की क्लास खत्म करोगे, ये जो स्टडी कर के माध्यम से जो आपको क्लासेस दी जा रही है, आज जब इस क्लास को आप समाप्त करोगे तो आपको किसी भी चीज का कैसा भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आपको हर एक चीज पता होगी, ना कोई लिखने की जरूरत है, इस चीज की गारंटी देता हूं मैं, ना आपको लिखने की जरूरत है ना कुछ, बस अच्छी तरीके से मन लगा करके मेरी बातों को सुनिएगा। आपको पेंसिल कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, पूरा दिमाग में सेट करके बिठा के आज आपको भेजूंगा मैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, आपके अभ्यारण्य क्या होते हैं, वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान है, हर एक चीज को अभी करते हैं आपके सामने क्लियर। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनके लिए जो कानून सीमाएं बनाता है, जो हमारा कानून है, भारत का कानून है, जो एक सीमा बना देता है कि ये इतना एरिया इन पक्षियों के लिए या पशुओं के लिए रिजर्व है, तो उनको बोलते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान। और जिनकी कोई सीमा नहीं होती या कानूनी सीमा नहीं बनाई जाती है, वो होते हैं हमारे अभ्यारण्य। ठीक है, एक पहला तो अंतर ये पता चल गया कि आपका जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इनकी कानूनी सीमाएं बनी होती हैं, और जो अभ्यारण्य होते हैं, इनकी कोई कानूनी सीमा नहीं बनी होती है। दूसरा अंतर यहां से जानेंगे हम, जो हमारे अभ्यारण्य होते हैं, तो अभ्यारण्य में क्या होता है कि हमारे जो पशु होते हैं, ये पशुओं के लिए आरक्षित होते हैं, क्या? अभ्यारण्य। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये किसके लिए आरक्षित होते हैं? ये पूरे पशु पक्षी, जितने भी जंगली पशु पक्षी हैं, सबके लिए जो आरक्षित होते हैं, ये होते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा अंतर भी समझ आ गया होगा आपका अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। तीसरा अंतर हम समझ सकते हैं कि जो हमारे अभ्यारण्य होते हैं, इनमें मानव गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होती है। क्या? मानव गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं हमारे, इनमें क्या होता है? इनमें मानव गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगी हुई होती है। आप घूमने तो जा सकते हो, पर लेकिन कोई भी एक्टिविटीज इनमें अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान और आपके अभ्यारण्य के बीच में अंतर। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये चीजें समझाने में
सक्षम रहा होगा और आपको ये अच्छी तरीके से समझ भी आई होंगी। अब आपसे यदि कोई पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है, तो आप अच्छी तरीके से उत्तर दे पाओगे, सफलपूर्ण उत्तर दे पाओगे कि ये आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और ये आपके अभ्यारण्य होते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान है, कितने आपके अभ्यारण्य है। तो वर्तमान में भारत में, यहां लिख देता हूं मैं आपको, 106 की क्या है आपके राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल जो पार्क है आपके, कितने हैं, 106 हैं। जो अभी रिसेंट में बना है, 2021 में बना है, वो कौन सा आपका नेशनल पार्क बना है, ये नेशनल पार्क बना है आपका रायमोना नेशनल पार्क, 2021 में बना है। कहां पे, असम के अंदर बना है, असम में ये बना है आपका, लिख लेते हैं असम। असम में 2021 में रायमोना बना है, सबसे लेटेस्ट जो लास्ट का बना है रायमोना 2021 में। और इसी के साथ में भारत के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो जाती है, 106 हो जाती है। बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत में कितने हैं, 551। इनकी जो संख्या है 551 भारत में वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य है। और जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और आपके 31 जो है आपके समुद्री आरक्षित, सॉरी 131 आपके समुद्री आरक्षित रिजर्व क्षेत्र है, क्या 131, ठीक। तो दोस्तों आपके 88 क्या है, 88 आपके संरक्षित रिजर्व है, क्या है, संरक्षित रिजर्व जो है वो आपके 88 है। और आपके 121, कितना, 121 आपके सामुदायिक रिजर्व है। तो सारों की संख्या आप याद रख सकते हैं या साथ के साथ में नोट भी कर सकते हैं। मैंने एक एक की आपको संख्या बता दी है। यदि आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और अपना सही उत्तर देकर आओगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने हर एक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को पढ़ेंगे और उसके बारे में जो भी फैक्ट होगा, उसकी स्थापना, उसका क्षेत्र, उससे जुड़े हुए फेमस जो वहां के पशु हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट योजना के तहत लिया गया है, हर एक चीज को डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं आगे स्टार्ट। तो इन सबको मैं रफ कर देता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला है राष्ट्रीय उद्यान, वो क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में, आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर है। स्थापना जो हुई है इसकी 1936 में इसकी स्थापना हुई है आपकी, किसकी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। इसी का पुराना नाम जो है आपका, जो पहला नाम है इसका क्या है, हेनली नेशनल पार्क। हेनली नेशनल पार्क यदि पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं जाके, आपका प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। हेनली नेशनल पार्क किसका पुराना नाम है, तो ये आपका किसका है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था या पहला नाम था वो क्या था, हेनली नेशनल पार्क था, ठीक है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बंगाल बाघ के लिए संरक्षित है, सॉरी ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना के तहत लिया गया है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछा जाए कि जो बाघ परियोजना के तहत पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा लिया गया है, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिया गया है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है, इसी के लिए इसका संरक्षण है। और ये IUCN जो इसके लिए रैंकिंग दिए है, कितनी रैंकिंग दी है, दूसरे नंबर की रैंकिंग दी है IUCN ने, ठीक है। बात करते हैं IUCN आखिर ये है क्या। तो IUCN एक विश्व इंटरनेशनल लेवल पर एक संगठन बनाया हुआ है जो कि हमारे आपका जो विलुप्त प्रजातियां या संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजाति है या पशु पक्षी की प्रजाति है या हमारे कीट पतंगों की प्रजाति है, जो इसका जो डेटा रखता है, जो आकलन करता है कि कौन सी प्रजाति इस टाइम संकट में है या विलुप्त होने की कगार पर है, जो इसके लिए एक पूरे विश्व ने मिलकर एक संगठन को बनाया है, उसी का नाम है IUCN। इसकी स्थापना जो हुई है आपकी IUCN की 1964 में इसकी स्थापना हुई है। और ये एक लिस्ट जारी करता है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये प्रजाति हमारी इस टाइम संकटग्रस्त है या विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका नाम है रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट जो कि ये पहली बार जो आपकी इसने जारी किया था, कितने में, 1969 में पहली बार रेड डाटा इसने या लाल
सूची, हिंदी में लिखूं तो लाल सूची इसने पहली बार IUCN ने कब जारी की थी? 1969 में जारी की थी। और जो IUCN की स्थापना हुई है कितने में हुई है आपकी? 1964 में IUCN की स्थापना हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि IUCN के बारे में भी अब आपको पता चल गया होगा कि IUCN होता क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं आपका दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। स्थापना हुई है 1955 में, इसकी स्थापना हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 स्क्वायर किलोमीटर का है। 940 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और IUCN ने जो इसके लिए भी रैंक जारी किया है, कौन सा है इसका स्थान? सेकंड स्थान इसका है। और जो 1933 में कान्हा अभ्यारण्य था, 1955 में ये क्या बना था? आपका राष्ट्रीय उद्यान बना था। मैंने अभी एक चीज आपको बताई थी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और अभ्यारण्य क्या होते हैं। 1933 से लेके 55 तक ये क्या था? कान्हा अभ्यारण्य था। लेकिन क्या था? कान्हा अभ्यारण्य था। मतलब समझेंगे यहां से कि आपका सरकार का इस पे कोई कानूनी सीमाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन 1955 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, इसकी सीमाएं सीमित करी कि यहां तक ये इसकी सीमाएं होंगी। तो ये 1955 में आपका राष्ट्रीय उद्यान बन गया। 1933 से कान्हा अभ्यारण्य था। ठीक है, और जो MP के पाल घाट में पड़ता है, जो कान्हा नेशनल पार्क है हमारा, ये कहां पड़ता है? MP के बालघाट में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पड़ता है? आपका आसाम के अंदर पड़ता है। स्थापना हुई है 1990 में। कितने में हुई है स्थापना? 1990 में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल इसका 950 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका मानस नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। और जो इसकी भी IUCN ने रैंक जारी की, कितना है? सेकंडवे स्थान पर ये भी है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये स्थल जो सम्मिलित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये सम्मिलित है। और भूटान के रॉयल अभ्यारण्य के निकट स्थित है। बिल्कुल जो भारत का असम का जो आपका मानस नेशनल पार्क है ये किसके निकटतम है? बिल्कुल जो भूटान का रॉयल अभ्यारण्य है इसके बिल्कुल निकटतम स्थित है ये। ठीक है, अच्छी तरीके से हर एक चीज को अच्छे से याद रखेंगे और अपना स्कोर अच्छा करेंगे। ठीक है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पे पड़ता है? आपका केरल के अंदर पड़ता है। स्थापना हुई है 1982 में। और जो इसका क्षेत्रफल है कुल कितना है? 305 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था आपका 1978 में। 1978 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और हाथी परियोजना के तहत जो लिया गया था वो लिया गया था इसको 1998 में। इसको हाथी परियोजना के तहत लिया गया था। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हर एक वो पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में बन सकता है, मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हर एक पॉइंट, हर एक तथ्य को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि आपका स्कोर अब की बार काफी ऊपर जा सके, आपका स्टैटिक जीके में कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, और IUCN ने इसके लिए भी कौन सी रैंक जारी की है? तो सेकंड रैंक जारी करी है। ऑलमोस्ट ज्यादातर IUCN के जितने भी रैंकिंग है भारत के लिए सेकंड ही स्थान, सबका ज्यादातर मोस्टली सेकंड स्थान दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पड़ता है? आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। स्थापना हुई है इसकी 1980 में इसकी स्थापना हुई है। जो इसका कुल क्षेत्रफल है 1334 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और आपका 1955 में, देखो याद रखेंगे, 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य, लेकिन इसका पहले नाम क्या था? सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य था। ठीक है, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा इसको अपने अंडर में ले लिया गया। जो प्रोजेक्ट टाइगर कितने में आया था? हमारा 1973 में ही लाया गया था, तो उसके तहत इसको अंडर में ले लिया गया था। IUCN ने इसके लिए भी सेकंड स्थान जारी किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है।
स्थापना हुई है 1977 में इसकी, और जो इसका कुल क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ और बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है आपका दुधवा नेशनल पार्क। और ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब लिया गया था, बात करते हैं रणथंभौर की, तो रणथंभौर 1973 में लिया गया, लेकिन दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कितने में लिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर में 1988 में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। IUCN ने सेकंड स्थान इसको भी जारी किया है, और ये भारत और नेपाल की सीमा के बीच में बना हुआ है, जो आपका उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसका जो जंगल है आपका दुधवा नेशनल पार्क का, ये लगभग नेपाल को टच करता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से ये स्टार्ट होता है और आपका नेपाल की सीमा तक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य, जो शिकारी देवी अभ्यारण्य है ये कहां पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। स्थापना हुई है 1962 में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ये पड़ता है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उड़न गिलहरी के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा आपका, शिकारी देवी। शिकारी देवी जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न परी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 1 था आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के ऊपर। अभी इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 तक भी आ सकता है। जितने भी अभ्यारण्य मैं सारे के सारे आपको कवर करूंगा अच्छे तरीके से, हर एक चीज को कवर करेंगे हम, हर एक चीज को डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।